वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आज को नेक्स्ट जेएस की एक और नई वीडियो लेकर इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज़ कॉल बैक फंक्शन के बारे में, ठीक है, या फिर एक हुक के बारे में जो कि रिएक्ट जेएस का है। तो यार उसको कैसे यूज़ करना है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अपना फोल्डर ओपन करके एक न्यू ऐप ही क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, मतलब ये जो मेन वाला जो हमारा फोल्डर था रिएक्ट जेएस वाला, उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के अंदर। ठीक है, और मैं वीएस कोड का टर्मिनल यूज़ करता हूँ। मैं चाहूँ तो मतलब नॉर्मल वाला टर्मिनल भी यूज़ कर सकता था, पर अभी मैंने इसी का यूज़ कर लिया। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm create npx create next, मैंने यहाँ पे हाइफन लगाया, ओके, हाइफन निकाल देना होगा मेरे को, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, एंड उसके बाद हम कोई भी नाम दे देंगे, लाइक मैं दे देता हूँ हुक्स। ठीक है, कुछ भी, मतलब अभी हुक्स नाम दे दिया, अब कोई और नाम दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम मतलब दे देंगे, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, आपको नहीं आता तो मैं फिर से एक बार ही बता देता हूँ। तो क्या आप टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहते हो? तो नहीं। ES लिन तो भाई ठीक है, यस कर दो। टेलविन CS भी नहीं चाहिए, और SRC डायरेक्टरी हाँ चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, और एलियास को भी मना कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगी, जो बेसिक मतलब हमारी ज़रूरतें होती है वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा वेट करना है, ऐप क्रिएट हो जाए, उसके बाद हम उसी ऐप को ओपन करेंगे और देख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है। अब हम वो वाले ऐप को ही डायरेक्टली ओपन करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हुक्स के अंदर जाता हूँ, जो कि हमारा ऐप रहेगा, इसको मैं ओपन करता हूँ, एंड ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर था वो ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। ठीक है, और इस जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm run dev, तो वो स्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट मोड पर। ओके, मेरे को ये लिंक मिल गई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गया। और तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन वाली मतलब फाइल रहती है जो कि है page.js मेन वाली, उसमें से ये सारी चीज़ें हमें निकाल देनी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये सब रखना नहीं है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ सभी चीज़ों को। इसको मैं कर दूँगा रिमूव, और सिंपल रिटर्न करेंगे हम रिएक्ट फ्रेगमेंट को। यहाँ पे मैं H1 कर सकता हूँ, मतलब हेलो कोडिंग लिख के। ठीक है, तो हेलो कोडिंग लिखा हुआ आ गया। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे मतलब एक एग्जांपल मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, यूज़ कॉल बैक, तो यूज़ कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक मतलब एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो एक मतलब अंदर से रिएक्ट का हुक होता है जो जो हम यूज़ करते हैं कॉल एज अ कॉल बैक कंपोनेंट को रेंडर करवाने के लिए। अब कई बार ना इसको मेन काम था मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए होता है, कि अगर हम कोई कंपोनेंट को रेंडरिंग कर रहे हैं, ठीक है, री रेंडरिंग कर रहे हैं, या फिर तो यूजिंग हमारा जो स्टेट चेंज होता है उससे हो जाता है। बट उसके साथ में ही और भी फंक्शन जो और भी कंपोनेंट्स, मतलब फंक्शन कंपोनेंट्स जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती कि उसको भी कॉल करो साथ में, बट वो भी हो जाता है। तो वो चीज़ तो हमें नहीं करनी थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे मिटाने के लिए हम यूज़ करने वाला है यूज़ कॉल बैक का, कि भाई मेरे को जो फंक्शन को रेंडर करवाना है वही को करो, दूसरे को मत करो। ठीक है, कैसे? तो ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, मतलब कोड लिख के देखते हैं। तो छोटा सा मैं मतलब एग्जाम्पल बना लेता हूँ। ओ, मैं दूसरी वाली ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कॉम्स करके, उसके अंदर एक और फंक्शन फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक फाइल ही डायरेक्टली क्रिएट करूँगा, कॉल बैक डॉट JSX, ठीक है, या फिर JS लिख दूँगा। तो ये हो गया RAFCE। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई। अब पेज के अंदर इसको मैं रेंडर करा लेता हूँ।
डायरेक्टली रेंडर करा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वो रूट का उन सब का यूज़ नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा कॉल बैक और उसको इंपोर्ट करा लिया। तो देखो कॉल बैक के अंदर जो कुछ भी मतलब लिखा था वो चीज़ मेरे को यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को करनी थी, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, एक लाइक हम कोई वैल्यू वाला कर देता है, ठीक है। कोई वैल्यू को हम ऐड करा रहा है या फिर नोट कुछ भी लिख देता है। चलो मैं नोट कर देता हूँ, node.js RAFCE, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मतलब अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उनमें से ही यूज़ करके मैं देखो अभी यहाँ पर नोट्स का मतलब कुछ ना कुछ बनाने वाला हो। तो ये भी एक छोटा सा लॉजिक हो जाएगा साथ साथ में, आप ये भी सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लूँगा। मेरे को सबसे पहले एक चाहिए वेरिएबल जो कि हम यहाँ पर मतलब क्रिएट करने वाले हैं, अभी यहाँ पे नहीं करना है, उसको गेट मतलब भेज देंगे प्रॉप की मदद से और यहाँ पर उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो चलो यहाँ पर बना लेते हैं। पहले मैं मेन वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर मैं रेंडर करवाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट और वो इंपोर्ट हो गया और उसको यहाँ पर कॉल करवा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट नोट्स सेट नोट्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट और उसके अंदर एक आएगा एरे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ब्लैंक रहेगा। जब यूज़र क्लिक करेगा बटन पे तब हम नोट ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर मतलब वो रेंडर होती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें काम करना है। तो मैं दोनों फंक्शन को पहले तो क्लाइंट बना दूंगा। तो मैं लिख दूंगा यूज़ क्लाइंट कि वो फंक्शन हमारा एज अ क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ हो, यूज़ क्लाइंट, ठीक है। तो कोई मतलब एरर ना मिले हमें। तो ये मैंने कर दिया। अब ये जो नोट्स था उसको मुझे भेजना है यहाँ पर एज अ प्रॉप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट भेजनी है तो ऐसे नोट्स करके मैं भेज दूँगा। उसको मैं गेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। मैं अगर अब मुझे उसका यूज़ करना है तो प्रॉप्स डॉट नोट्स लिखना है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, हम प्रॉप्स के अंदर सीख चुके हैं और जिसने नहीं सीखी तो जाके आप देख सकते हो प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं वो वैल्यू को ले सकता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब वो डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम उसका। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा डायरेक्टली नोट्स, पर उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ तो वो डिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को आता भी होगा, कई लोगों को नहीं आता होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि इसको डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यूज़ को मतलब ले सकता है। मुझे प्रॉप्स डॉट नोट्स नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली नोट्स ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डॉट रैपर, एक मेन हमारा रैपर रहेगा। उसके अंदर इसको चलो यूएल कर देता हूँ। तो मैं यूएल एल आई का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ओके यूएल हो गया। उसके अंदर मैं लिख दूँगा नोट्स डॉट मैप, मैप कर देते हैं हम नोट्स को। और यहाँ पे रिटर्न करने वाला है एक एल आई के अंदर, ओके एल आई के अंदर मैं लिख दूँगा जावास्क्रिप्ट और एक्स। मतलब जितनी भी नोट्स आ रही है वो यहाँ पर मतलब मुझे प्रिंट होके मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अभी डिज़ाइन पे तो वैसे भी हम ध्यान नहीं देने वाले इतना ज़्यादा, ठीक है, पर वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। तो लाइक मैं अगर कोई वैल्यू को ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट कोई भी, तो देखो 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी भी कोई वैल्यू को ले लूँ तो देखो 8 आ गया उसके बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है हमारी, तो इस तरीके से हम करवाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सबको ना सेंटर में ला देता हूँ, बस इतना बहुत है हमारे, और ज़्यादा मतलब मेरे को चेंजेस नहीं करना है। बाकी ये बैकग्राउंड कलर सब कुछ CSS लगी है उसको हम रहने देते हैं, उससे कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा मेन वाला था पेज डॉट JS, उसके अंदर यहाँ पर एक मेन डिव ले लेता हूँ, डॉट मेन, ओके। अब मेन को हम मतलब स्टाइल कर देते हैं। तो ग्लोबल डॉट CS मतलब कहीं पर भी कर सकता है, अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, या फिर हम इस वाले में कर देते हैं। हाँ कहाँ गया दूसरा वाला CSS, ओके ग्लोबल डॉट CSS है, उसी के अंदर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट मेन जो है उसके डिस्प्ले को कर दो फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट को कर दो सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर। तो ये जो कुछ भी हमारा था मतलब सेंटर में मिल रहा है मेरे को। तो ऊपर से थोड़ी पैडिंग भी दे देता है, तो मैं पैडिंग दे दूँगा। और हाँ मैं इससे अच्छा मैं इसकी हाइट दे सकता हूँ, 100 VH दे देता हूँ, ठीक है। तो वो सेंटर में आ जाएगा, मतलब पूरी हाइट ले ली उसने लैपटॉप के हिसाब से और वो सेंटर में आ गया, ठीक है। यही चीज़ मेरे को करनी थी अभी। तो ये हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक नोट ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बटन लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड नोट। तो ये देखो ऐड नोट पे मैं क्लिक करूँगा तो नोट एक ऐड होनी चाहिए, मतलब 8 लिखा है फिर 0 लिखा है, उसकी जगह मतलब कुछ वैल्यू लिख देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ आएगा। दूसरी बारी क्लिक करेंगे तो दूसरी बारी भी आना चाहिए सेम। तो ये चीज़ हम करते हैं। मैंने बटन तो ले लिया, बटन में गिरता हूँ ऑन क्लिक, कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऐड नोट नाम का फंक्शन एक कॉल होना चाहिए, जो कि हमने बनाया नहीं है पर हम उसको बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन भी ले सकता था पर ये वाला मैंने नॉर्मल ले लिया, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कोई भी फंक्शन का आप यूज़ कर लो। मैंने ये कर लिया। अब मैं करता हूँ सेट नोट्स। सेट नोट्स के अंदर क्या करो, हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि जो नोट्स है, मतलब पुरानी वाली नोट्स है उसको वैसा का वैसा रखो, प्लस उसके अंदर लिख दो नोट, ऐसे मतलब नोट ही लिख दो चलो। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर मतलब क्लिक करूँगा तो एक न्यू नोट को ऐड कर देगा, देखो, है ना। तो ये चीज़ हम करवा सकते हैं कि अगर मतलब पुरानी वैल्यू है तो उसको वैसा का वैसा रखो, प्लस उसके अंदर नई वैल्यू को ऐड कर दो। तो स्प्रेड ऑपरेटर ये करेगा कि पुरानी सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, देन उसके बाद नोट लिखा है तो हमने तो नोट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स भी ले लेता हूँ चलो साथ साथ में, और एक्स उसके साथ में यहाँ पे आई भी ले लेता हूँ, जो कि रहेगी मतलब नोट 0 फिर नोट 1 2 3, इस तरीके से हमें दे देगा, मतलब वो थोड़ा बेटर लगेगा। ओके, तो ये तो हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे काउंटर क्रिएट करूँगा, मतलब क्लिक करने पर वो 1 2 3 4 5 6 वही चीज़ कराएंगे, ठीक है, काउंट होना चाहिए वो। तो मैं यहाँ पे करूँगा लेट काउंट और सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके, हो गया। अब मैं एक एच आर टैग ले लेता हूँ, तो इस तरीके से मतलब लाइन दे देगा वो, और मुझे थोड़ी जगह चाहिए मतलब बीच में, तो स्टाइल कर देता हूँ मैं इसको, स्टाइल दे दूँगा मार्जिन। मुझे यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। तो मैं पे दे दूँगा मार्जिन, और मार्जिन हमें चाहिए कितनी, टॉप बॉटम से कर दो 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। मेरे को ये एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा, तो मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, देन उसके बाद देखते हैं। तो देखो इतनी मुझे मतलब मार्जिन मिल गई, ठीक है। अब नीचे की तरफ जो कुछ भी लिखेंगे वो उस तरीके से ही दिखाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक नीचे की तरफ एक बटन लेता हूँ, बटन, और बटन को कर देते हैं काउंट, और उसी के अंदर मतलब मैं काउंट भी ले सकता हूँ। तो देखो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट काउंट 0 मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो काउंट 0 की जगह 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तभी भी आपको प्रॉब्लम, अभी तो एकदम से समझ नहीं आने वाली प्रॉब्लम। मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, दैन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो क्या है हमारी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये काउंट वाला पहले फंक्शनलिटी बना देता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा ऑन क्लिक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो काउंट इंक्रीज नाम का एक फंक्शन करा देता है, ठीक है, कॉल। और ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लेता है, मैं कॉल बैक फंक्शन ले लेता, सॉरी एरो फंक्शन ले लेता हूँ, और इसके अंदर लिखेंगे सेट काउंट। इसमें लेंगे हम काउंट की वैल्यू, मतलब जो पुरानी वाली वैल्यू है वैसी की वैसी प्लस 1, ठीक है। तो काउंट प्लस मैंने 1 करा दिया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 0 था तो 1 हो जाएगा, देन 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3, ऐसे करके। तो अब क्या होगा, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ये अभी नॉर्मल, मतलब हमें नॉर्मल लग रहा है, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, ये ऐड नोट को कर रहे हो, तब ये फंक्शन मतलब ये वाला कंपोनेंट हमारा रेंडर होना भी चाहिए, जो कि ठीक है, क्योंकि हम एक नोट ऐड कर रहे हैं और वो ऐड होकर यहाँ पर री रेंडर होना चाहिए वो वाला फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन कंपोनेंट था वो। बट अगर हम काउंटर को इंक्रीज़ करें तब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, हमें ऐसा करना है, बट वो भी हो रहा है। अब वो चेक कैसे कर सकते हैं हम, तो सिंपल मतलब कुछ नहीं, हम एक कंसोल करवा कर चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं चाहूँ तो मतलब यहाँ पर भी कंसोल करवा सकता हूँ कि यही तो रेंडर हो रहा है ना, मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ, देखो कि रेंडर्ड करा देता हूँ, ठीक है। और मैं इंस्पेक्ट के अंदर जाऊँगा, क्योंकि मैंने कंसोल किया तो इंस्पेक्ट के अंदर मुझे दिखेगा
इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं फिर से मतलब नोट ऐड करता हूँ। तो मैंने जैसे ऐड किया तो वो रेंडर लिखा हुआ आ गया, फिर से किया तो तीसरी बारी चौथी बारी, तो जितनी बारी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो रेंडर हो रहा है। जब मैं इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ तब भी वो रेंडर हो रहा है। देखो अब तो नहीं होना चाहिए ना। देखो मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूँ, उसके बाद ये काउंट को 1 किया मैंने तब रेंडर हो गया, फिर 2 हो गया तब रेंडर हो गया। तो ये चीज़ तो मैंने नोट वाले कंपोनेंट के अंदर की थी। मेरे को वो कंपोनेंट को रेंडर नहीं करवाना, मतलब री रेंडरिंग नहीं करवाना मेरे को, तो बस यही इसी को करवाना है ना। इसके अंदर मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं, ये वाला जो बटन उसी को करवाना है, या फिर ये वाला जो स्टेट था उसी को करवाना है। तो वो क्यों रेंडर हो रहा है? तो ये तो मतलब प्रॉब्लम हो गई ना। अपने घर पे कुछ कर रहे हैं मतलब चेंजेस, तो पड़ोसी के घर में नहीं होना चाहिए ना, वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो वो चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो यूज़ कॉल बैक, तो वो क्या कहते हैं, कॉल बैक मतलब एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन का यूज़ करके हम ये जो मैंने बताया वो वाला हम काम कर सकते हैं कि भाई वो दूसरे कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कैसे करना है? तो उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मैं यूज़ करूँगा तो। मुझे कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा? तो ये ऐड नोट के अंदर, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पे, चलो मैं पहले नीचे की तरफ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ कॉल बैक, उसको कॉल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक तो हमारा कोड आएगा सारा का सारा, ठीक है, और ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया। देन उसके बाद एक डिपेंडेंसी एरे आएगा, तो यहाँ पर हमारा पूरा कोड रहेगा और यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे रहेगा। तो कोड मतलब कि ये वाला जो कि हमारा मेन लॉजिक है, मतलब जो नोड को ऐड कर रहा है वो, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी एरे है, उसके अंदर हम कोई डिपेंडेंसी दे सकता है कि अगर ये चेंज हुआ तभी उसको कॉल कराओ, मतलब ये वाले फंक्शन को। तो वो फंक्शन का नाम भी था जो कि ये रहा, तो वो नाम हम ले लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू। तो देखो हमारा जो फंक्शन था, मैंने यहाँ पे लिखा था क्लिक करने पर ऐड नोट वाला जो फंक्शन था, जिसके अंदर ये वो फंक्शनलिटी थी कि जो नोट को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर कैसे हुआ, मैं यहाँ पे लेट या फिर कॉन्ट्स लगा देता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड नोट वाला जो फंक्शन था वो इज इक्वल्स टू मैंने डायरेक्टली नहीं लिया, मैंने एक यूज़ कॉल बैक ले लिया। देन उसके बाद उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिया, उसके अंदर मैंने जो कुछ भी लॉजिक था मतलब वो लॉजिक लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ नोट्स एज ए डिपेंडेंसी यूज़ कर सकता हूँ कि अगर नोट्स की वैल्यू चेंज हो तभी हो, ठीक है। काउंट से उसको कोई लेन देन है नहीं, तो काउंट की वैल्यू से नहीं होना चाहिए, सिर्फ नोट्स की वैल्यू चेंज हो तभी वो होना चाहिए। तो ये चीज़ करनी है। एक और ज़रूरी चीज़ कि जो नोट्स हमारा जो अंदर का चाइल्ड कंपोनेंट है उसको डायरेक्टली हमें नहीं भेजना है, उसको भेजना है यूजिंग मैमो, ठीक है। मैमो मतलब एक इनबिल्ट हायर ऑर्डर फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो इसके अंदर मदद करता है, ठीक है, री रेंडरिंग के अंदर, कि भाई उसको अगर ज़रूरत नहीं है तो रेंडर मत कराओ। तो ये हो गया। अब मेन चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेन चीज़ इसी से हो रही है, और यहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ करें साथ में कि ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए जब तक हम उसको नहीं करवा रहे, उसका काम नहीं करवा रहे तब तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जो हमने प्रॉब्लम देखी थी कि हर बार रेंडर हो रहा था, अभी वो नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये फंक्शन ले लिया और ये यहाँ पर मैमो का यूज़ कर लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखो जैसे ही मैं ऐड नोट कर रहा हूँ तो वो रेंडर लिखा हुआ आ गया, फिर से कर रहा हूँ, मतलब कितनी भी नोट्स ऐड कर दूँ वो होगा क्योंकि भाई उसी के अंदर है, उसका ही काम है, उसको करना चाहिए, ठीक है। पर जब मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तब वो इंक्रीज़ नहीं होगा, देखो वो लिखा हुआ नहीं आने वाला। देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ कुछ नहीं आ रहा, वो नंबर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो तो हो रहा है, उसकी मतलब उसका जो काम था वो कर रहा है, बट दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तभी वो रेंडर लिखा हुआ आएगा। अब समझो कि अगर आपने यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव बहुत बड़ा यहाँ पे कैलकुलेट मतलब कुछ भी किया है, इसके अंदर बहुत सारा कोड है, तो भाई ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब हमें तो बस काउंट एक सिंपल है कि भाई 1 2 3 4 5 से काउंट होना चाहिए, वो काउंट इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इसको क्यों डिस्टर्ब करें। तो हमारा जो ऐप होता है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और जो टाइम बचता है हमारा वो चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक इंक्रीज़ होती है ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूज़ कॉल बैक फंक्शन, और इसका इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं हम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो आप जाके वीडियो मतलब जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप देख सकते हो फिर से, और आप कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करो तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि भाई हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आती रहेगी हमारी ऐसी की ऐसी वीडियोज़। आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहो सारे वीडियोज़ को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।